जीएसटी एक वर्ड है जिसे सुने तो सब होंगे लेकिन इसके बारे में सारी चीजों को जानते नहीं होंगे। तो जो भी टैक्स डायरेक्ट आपके थ्रू गवर्नमेंट को जाता है, बीच में कोई नहीं आता, वो टैक्स कौन सा टैक्स होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक बात। एक यूपी एक एमपी, अगर यूपी से माल एमपी जा रहा है या एमपी से माल यूपी में आ रहा है, दो राज्यों के मध्य व्यापार हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर क्या लगता था? वहां पर लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है उस हर वृद्धि पर ये टैक्स लगता था। 18% जीएसटी लग रहा है, तो इस 18% में क्या होगा? आपका जो है 9% जो है सीजीएसटी लगेगा। ठीक बात। 9% जो है सीजीएसटी लगेगा और 9% जो है क्या होगा? 9% जो है एसजीएसटी लगेगा। तो दो राज्यों के मध्य जब व्यापार आसान हो गया तो भाई राज्य आपस में खुल गए व्यापार करने के लिए, तो तेजी से काम हो रहा है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आज हम लोग जो है जीएसटी के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, कॉमर्स का स्टूडेंट है और जीएसटी के बारे में ना जाने तो यार क्या जाने, है ना बात। क्योंकि कॉमर्स वाले जीएसटी को वही लगाते हैं, वही समझते हैं, उसी के हिसाब से काम होता है। अकाउंटेंट ही ये सारी चीजों को संभालता है। तो जीएसटी एक वर्ड है जिसे सुने तो सब होंगे लेकिन इसके बारे में सारी चीजों को जानते नहीं होंगे, और एक कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज की लेक्चर में हम लोग जीएसटी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, यानी ये कब से लागू हुआ, ये क्या होता है, ये किस प्रकार का टैक्स है, इससे पहले कौन सी सिस्टम थी, उसके बाद जो है इसके अंदर जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसके क्या क्या लाभ हैं और इसकी क्या हानियां, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी जो है, यानी उसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक है, ये एक टैक्स है। ठीक है, टैक्स यानी कर। और जब हम कर की बात करते हैं तो ये कर जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, है ना बात। कौन कौन से? पहला जो कर होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा जो टैक्स होता है उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आया? ठीक। अब जैसा कि इनके नाम से समझ में आ रहा है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? ऐसा कर जो प्रत्यक्ष तौर पे लगता है, यानी आपको अगर टैक्स चुकाना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ठीक है, मतलब आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई नहीं आएगा, डायरेक्ट आप उठा करके गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार के टैक्स को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आपका इनकम टैक्स आय पे लगता है, आपके इनकम पे लगा, डायरेक्ट आपने गवर्नमेंट को चुकाया, बीच में कोई नहीं आया, है ना बात। ठीक इसी तरह क्या है आयकर के अलावा, और जैसे आपका प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, जैसे आपका भूमि कर हुआ, भवन कर हुआ, ये सारे जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स समझ लीजिएगा, वो क्या होता है? वो भी आपका जो है डायरेक्ट आप जाकर के गवर्नमेंट को देते हैं, बीच में कोई नहीं आता है ना बात। तो जो भी टैक्स डायरेक्ट आपके थ्रू गवर्नमेंट को जाता है, बीच में कोई नहीं आता, वो टैक्स कौन सा टैक्स होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक बात। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अब अप्रत्यक्ष कर क्या होगा कि आपको टैक्स देना होगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, उसके बीच में कुछ लोग आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे टैक्स को जो है अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। सिंपल एकदम इसका मतलब समझिएगा। ठीक बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप जानते हैं एमआरपी को, अगर आप एमआरपी देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए कुछ भी रुपए है, मान लीजिए 60 रुपए है, तो ऐसे कंडीशन में उस एमआरपी के रुपीस के बाद ब्रैकेट में एक लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी क्या होगा? सभी करों सहित। सभी करों सहित मतलब ये 60 रुपए में सभी के सभी कर जुड़े हुए हैं, यानी आप जो है केवल और केवल प्रोडक्ट का पैसा नहीं दे रहे बल्कि उस पर लगने वाले टैक्स का भी पैसा दे रहे हैं। ठीक बात। अब ये टैक्स का पैसा आप किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को पास तो जा नहीं रहा है, आप जो है डायरेक्ट उस दुकानदार को दे रहे हैं जिससे आपने सामान खरीदा। अब वो दुकानदार के पास से टैक्स होता होता किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा, यानी आपके द्वारा दिया गया टैक्स सरकार के पास कई चरणों से होते हुए जाता है। इसीलिए एक ऐसा टैक्स है, ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस हिसाब से आप बताएं जल्दी से कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस यानी जीएसटी, जीएसटी कैसा टैक्स होगा? ये किस पे लगता है? तो ये लगता है गुड्स पर, यानी वस्तुओं पर, और दूसरा किस पे लगता है? दूसरा लगता है सर्विसेज पर, यानी सेवाओं पर। ठीक है, तो ये एक ऐसा टैक्स है जो इन दोनों के ऊपर लगता है। अब देखिए, पहले भी इन दोनों चीजों पर टैक्स लगता था, वस्तु और सेवाओं पर जो है इससे पहले भी टैक्स लगता था। ऐसा नहीं कि जीएसटी है तो उसके बाद ही लगा, लेकिन पहले की प्रणाली अलग थी, पहले की प्रणाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, वो समझने में थोड़ा दिक्कत करता था, है ना बात। तो गवर्नमेंट का एक प्रयास था कि यार टैक्स प्रणाली को एकीकरण करते हुए थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया जाए, है ना। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो जीएसटी जो है वो आपका 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार, यानी भारत में उस समय मोदी का सरकार था, ठीक है, तो भारत के मोदी सरकार द्वारा यानी एनडीए की सरकार द्वारा एक नई कर नीति लागू हुआ जिसे जीएसटी कहते हैं। ठीक बात, जैसे क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। ठीक बात। अब ये जीएसटी क्यों लगा? तो यहां पर देख लीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य एक ही कर प्रणाली के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को लाना था।
ये इसका जो उद्देश्य था, जैसे कि पहले क्या होता था, अलग अलग वस्तु पे अलग अलग तरह से टैक्सेस लगते थे, बड़ा पेचीदा होता था। तो ये प्रयास हुआ कि भाई सभी वस्तुओं को जीएसटी के अंदर लाओ, ठीक है, यानी जो भी वस्तुएं होंगे उन पे जीएसटी लगेगा, तो एक ही कर प्रणाली के अंदर सारे के सारे हो जाएंगे, यानी एक छत के नीचे सब आ जाएंगे, तो आसान हो जाएगा, है ना बात। तो इस उद्देश्य से जीएसटी को लागू किया गया, जीएसटी को लाया गया, ठीक बात। और क्या हुआ, इसी कारण से क्या हुआ, जिससे कर संरचना में सुधार किया जा सके। जीएसटी को लगाने का यही उद्देश्य था कि कर संरचना जो बहुत बिखरा हुआ था, बहुत पेचीदा था, उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए, है ना बात। अब बताइए आप लोग, जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि जीएसटी कैसा टैक्स है, ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर लिखा हुआ है कि जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। क्यों? क्योंकि ये भी वस्तु और सेवाओं पर जाता है और डायरेक्ट नहीं जाता है। वस्तु और सेवा के कर कैसे जाते हैं, आपके बाद सामने वाले को जाते हैं, सामने वाले से किसी और से, होते होते जाके लास्ट में गवर्नमेंट के पास जाता है ना बात। तो ये बीच में बहुत लोग आते हैं, इसलिए ये कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। अब ये तो हमने समझ लिया कि जीएसटी लागू कब हुआ, जीएसटी क्यों लागू किया। अब बताते हैं कि भाई जीएसटी से पहले क्या चीजें चलती थी। तो देखिए, जीएसटी से पहले कौन कौन से कर लगते थे, यानी उस समय उससे पहले कौन सी कर प्रणाली थी, क्या सिस्टम चलता था। तो उस समय जो टैक्स लगते थे उसमें सबसे पहला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये क्या होता है, ये केंद्र सरकार द्वारा लगता था, ठीक है। ये किसके द्वारा लगता था, केंद्र सरकार, ठीक। और किन वस्तुओं पर लगता था, तो केंद्र सरकार द्वारा लगता था वस्तुओं के उत्पादन पर, ठीक है। वस्तुओं का जो भी उत्पादन होता था उन पे ये टैक्स जो है लगता था। क्लियर बात, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया सीएस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। फिर इसी तरह एक है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, बात समझे। दूसरा कौन सा है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ये किसके द्वारा लगता था, तो जैसा कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा, तो जो है स्टेट एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगेगा, राज्य सरकार द्वारा। और ये भी कैसे लगेगा, तो ये भी हमारे वस्तुओं के उत्पादन पर लगेगा, मुख्यतः जैसे शराब वराब जैसे जो जो भी राज्य की मुख्य इनकम के जो चीजें होती थी उस पर लगता था, ठीक बात है ना बात। तो ये हो गया स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इसके अलावा जो है, अगर दो राज्यों के मध्य व्यापार हो रहा, दो राज्यों के मध्य व्यापार हो रहा है, यानी एक यूपी एक एमपी, अगर यूपी से माल एमपी भी जा रहा है या एमपी से माल यूपी में आ रहा है, दो राज्यों के मध्य व्यापार हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर क्या लगता था, वहां पर लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये भी केंद्र सरकार को मिलने वाला टैक्स है, ठीक है। किसको, केंद्र सरकार को मिलने वाला है, यानी केंद्र सरकार द्वारा लगता था। और क्यों लगता था, कैसे लगता था, दो राज्यों के मध्य व्यापार, ठीक है, दो राज्यों के मध्य व्यापार पर। समझ में आ गया, ठीक बात। तो ये इस तरह से लगता था। और उसके बाद क्या है, उसके बाद वैट, ये सारे प्रोडक्ट पे लगते थे। अब वैट क्या होता है कि ये एक ही प्रोडक्ट पे कई चरण पे लगते थे, एक ही वस्तु पे कई चरण पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको घी बनाना है, तो घी जब डेयरी फॉर्म में बनता है उसमें जो है कई बार जो है वैल्यू ऐड होते चलता है, ठीक है। या बहुत सी चीजें होती है, हर जगह पे अलग अलग सिचुएशन से जो है वैल्यू ऐड होते चलता है। जैसे पहले रबड़ का उत्पादन हुआ, फिर रबड़ से टायर बना, फिर टायर जो है कार में लगा, ऐसे करके चीजें होता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, वस्तुओं का जब उत्पादन कई चरणों से होकर के गुजरता है, तो हर चरण पे जो वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है, भाई एक चरण से दूसरे चरण पे जाने में वस्तु कुछ बढ़ता है कि नहीं बात, तो वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है उस हर वृद्धि पर ये टैक्स लगता था। इसीलिए इसको मूल्य वृद्धि कर भी कहते हैं, यानी वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये किस पे लगता था, मूल्य वृद्धि पर, ठीक है, मूल्य वृद्धि पर। एक वस्तु जो है, एक वस्तु कई बार उसकी मूल्य वृद्धि होती है, तो जितनी बार जितना मूल्य वृद्धि होगा उस मूल्य पर ये वैट लगता जाएगा। ये बहुत पेचीदा होता है ना बात, बहुत पेचीदा होता था। तो ये सारे के सारे सिस्टम चलते थे पहले, है ना बात, समझ में आया। अब इसके अलावा एक और टैक्स है सर्विसेज टैक्स। यहां पर सर्विस टैक्स यानी सेवा कर भी लगता था, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सर्विस है ना, उसी तरह यहां पर सर्विस टैक्स अलग से होता था जो सेवाओं पर लगता था, ठीक है। जैसे आप जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वो सेवा है, तो उस पर जो टैक्स लग रहा है, ये सारी चीजें, तो ये लगता था। और इनके अलावा एक और टैक्स होता था जिसे हम लोग कहते थे कस्टम ड्यूटी। ये कब लगता था, तो ये भाई किस समय की बात है, तो ये आयात निर्यात के ऊपर की बात है। आयात निर्यात होता है, विदेशों से सामान आता जाता है, उस पर लगता है, ठीक बात, क्लियर है। तो ये सिस्टम पहले था, ठीक। लेकिन जीएसटी आया, कर की प्रणालियां बदला, सिस्टम बदले, जीएसटी के अंदर बहुत सी चीजें आई। जैसे हमारे जीएसटी के अपने प्रकार हैं, और ये प्रकार अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कैसे कैसे जीएसटी वर्क करता है उसके हिसाब से। जैसे जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, सीजीएसटी। जीएसटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, सीजीएसटी। अब सीजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता है, इसलिए जीएसटी का फुल फॉर्म उन्होंने लिखा है, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी। अब ये क्या है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगता है, ठीक है। ये किसके द्वारा लगता है, केंद्र सरकार के द्वारा, यानी सीजीएसटी का पूरा हिस्सा केंद्र सरकार को मिलता है, ठीक बात, क्लियर है, समझ में आया। वस्तुओं पर लगता है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद होता है एसजीएसटी, है ना बात।
SGST क्या है? SGST जो है ये जैसे सेंट्रल GST जो है केंद्र सरकार द्वारा लगता है, तो SGST यानी स्टेट GST किसके ऊपर लगेगा, किसके द्वारा लगेगा, तो राज्य सरकार द्वारा। यानी SGST में किसका हिस्सा होता है, राज्य सरकार का। ठीक बात, वस्तु से वहां पर लगेगा। क्लियर बात, समझ में आया? तो CGST हमारा केंद्र सरकार, SGST हमारा राज्य सरकार। अब इसको थोड़ा समझिए कि भाई कैसे लगता है। जैसे क्या है, जैसे अगर आप यूपी में हैं और यूपी में ही माल का उत्पादन हुआ, ठीक है, और यूपी में ही उस माल को जो है बेच दिया गया, बात समझे, यूपी में ही माल का उत्पादन हो रहा है, यूपी में ही बिक जा रहा है, तो ऐसे एक राज्य के अंदर ही काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक राज्य के अंदर काम हो रहा है, तो अब ये बताइए यूपी जो है केंद्र का हिस्सा है कि नहीं? भाई भारत के अंदर ही आता है ना, केंद्र के अंदर ही आता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी वस्तु के जो यूपी में जो माल बना उसमें बेचा गया, अगर उस वस्तु में 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, 18% जीएसटी लग रहा है, तो इस 18% में क्या होगा, आपका जो है 9% जो है CGST लगेगा। ठीक बात, 9% जो है CGST लगेगा और 9% जो है क्या होगा, 9% जो है SGST लगेगा। आप जो है कभी बिलिंग कराइएगा तो उसमें देखिएगा कि वो कहां पे कैसे जीएसटी उसमें लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी बातें समझ में आएगा। ठीक बात, तो ये हो गया हमारा CGST SGST बारे, यानी जो भी 18% उसका 9% किसको जाएगा, केंद्र सरकार को, और 9% किसको जाएगा, राज्य सरकार को। बात क्लियर हुआ? तो इस तरह से फिर एक होता है IGST यानी इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये दो राज्यों के मध्य जब व्यापार होगा तब होगा, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल जाता है, सामान जाता है, तो हमारा ये IGST लगता है। ठीक बात, तो ये किसके लिए होगा, दो राज्यों के मध्य व्यापार। समझ में आ रहा है? दो राज्यों के मध्य व्यापार, इसके लिए हमारा लगा IGST। ठीक बात, ये बात हो गया। लेकिन ये मिलेगा किसको, ये किसको मिलेगा भाई? अब दो राज्यों के मध्य हो रहा है तो किसको मिलना है? तो बड़ा सिंपल है, ये क्या उठा के ले लेता है, कौन, केंद्र सरकार। ठीक है, तो ये चला जाता है केंद्र के पास, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला GST है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर GST टुकड़े टुकड़े में नहीं होने वाला है, यहां पर IGST लगेगा और इकट्ठा पूरा पैसा केंद्र सरकार को। यानी अगर वस्तु पे 18% की GST है, ठीक है, तो 18% की अगर GST है तो पूरा का पूरा 18% आपका IGST बन जाएगा। ठीक बात, समझे? कोई टुकड़ा होने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात, समझ में आया बढ़िया से, अच्छे से? फिर इसके बाद एक और होता है, उसका नाम है UTGST। ठीक है, अब UTGST ये क्या चीज है, तो यूनियन टेरिटरी GST। तो हमारे देश में राज्यों के अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ केंद्र शासित राज्य हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये क्या है, ये केंद्र शासित हैं। अब इन जगहों पर, अब ये भी तो राज्य की तरह काम कर रहे हैं, है कि नहीं बात? तो इनके अंदर अगर व्यापार हो रहा है, यानी इन्हीं के अंदर सामान बन रहा है और इन्हीं के अंदर बिक रहा है। ठीक है, जैसे कि यूपी के अंदर था, यूपी के अंदर बिका था, तो दोनों लगा था CGST SGST। ठीक है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश है जैसे अंडमान निकोबार, वहीं पे सामान का उत्पादन हो रहा है और वहीं पे बेचा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये UTGST जो है लगेगा। ठीक बात, समझे बात, क्या लगेगा, UTGST। जैसे तो ये किसके लिए, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, तो ये है केंद्र शासित प्रदेश के लिए। किसके लिए, केंद्र शासित राज्य लिख देते हैं। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों के लिए, प्रदेश के लिए। ठीक बात, अब इसमें लगने का तरीका क्या है, तो इसमें सेम वैसे ही लगेगा जैसे CGST SGST लगता था। क्या होगा, दो टुकड़े में बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे अगर 18% की GST है, 18% की GST है, तो ये क्या होने वाला है, ये 18% में से जो 9% है वो क्या होगा, CGST लगेगा। यहां भी CGST लगेगा, याद रखिएगा, यानी 9% जाएगा केंद्र सरकार को, और फिर हमारा क्या है, फिर 9% हमारा क्या लगेगा, UTGST लगेगा, यानी 9% जाएगा उस राज्य को। ठीक है, जो केंद्र शासित राज्य है। क्लियर बात, तो इस तरह से UTGST काम करता है। बात समझ में आया? तो ये GST का जो है रूपरेखा है, GST की प्रणाली है। ठीक, इसके बाद अब ये आपको जब पूरी तरह से समझ में आ गया कि GST क्या है, GST कब लागू हुआ, GST का उद्देश्य क्या था, GST से पहले कौन सी प्रणाली चल रही थी, GST के कितने प्रकार हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, तो अब उनके लाभ समझिए। तो GST आने से बहुत से लाभ हुए, जैसे सबसे पहला सरलता, भाई सिस्टम बहुत सरल हो गया, सबको समझ में आने लगा, आसान है, पहले की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वैट उसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था, वो सारे सिस्टम नहीं है। ठीक बात, दूसरा क्या, दरों में सुधार, अलग अलग प्रतिशत लगते थे, कब कितना लगे, कब कितना लगे, कोई राज्य कुछ, कोई राज्य कुछ, अलग अलग तरीके से हो जाता, राज्य अपने अपने हिसाब से लगाते थे, है ना बात? तो दर बहुत भिन्न भिन्न थे, अब दरों में सुधार हो गया, एक रूपता आ गया दरों में। ठीक बात, क्लियर है? फिर उसके बाद क्या, व्यवसायिक सुधार, व्यवसाय भी सुधर गया यार, जब ज्यादा पंचायत नहीं है, ज्यादा समझ नहीं है, आज आप अपने राज्य में व्यापार कर रहे हैं, किसी राज्य में व्यापार कर रहे हैं, सब फिक्स है, पहले से सब रूपरेखा तैयार है, तो ऑटोमेटिकली व्यापार में सुधार होगा, सब अच्छे तरीके से जाना है। ठीक, फिर उसके बाद बिना पेपर कार्य, अब यहां पर सारे काम डिजिटल हो रहे हैं,
पहले पेपर वर्क से होता था टैक्स के बारे में, अब यहाँ पे सारे काम डिजिटल हो रहे हैं, सब चीज जो है ऐप के थ्रू हो रहा है, सब चीज वेब के थ्रू हो रहा है, सब चीज वेबसाइट पे हो रहा है, तो बड़ा आसान हो गया, सब चीज बढ़िया हो गया, तो बिना पेपर वर्क है, ठीक है, बिना कागज के काम हो रहा है। फिर एकीकरण, राज्यों में जो विविधता थी टैक्स को लेकर के, अलग अलग राज्य अलग अलग हिसाब से टैक्स लगा रहे थे, अब एकीकरण हो गया, राज्यों में एकता आ गया, राज्यों में जो है अब राज्यों में एकता आएगा तो सभी राज्यों को बराबर मौका मिल रहा है ना, सबको बराबर तरीके से टैक्स लेने देने का अधिकार हो गया कि नहीं, है कि नहीं बात, तो एकीकरण हो गया, इससे बढ़िया हो गया, टैक्स प्रणाली में एकरूपता आ गया, एकदम जबरदस्त हो गया, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, फिर उसके बाद कारोबार में तेजी, और कारोबार में भी तेजी हो गया, क्योंकि दो राज्यों के मध्य पहले व्यापार होता था, उसमें झंझट होता था, काफी टैक्सेस लगते थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होता था, अब दो राज्यों में मध्य व्यापार जो है आसान हो गया, तो दो राज्यों के मध्य जब व्यापार आसान हो गया तो भाई राज्य आपस में खुल गए व्यापार करने के लिए, तो तेजी से काम हो रहा है, ठीक है, तेजी से काम हो रहा है, तो तेजी से काम हो रहा है तो कारोबार में वृद्धि हो रहा है, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर आता है जीएसटी के हानि। अब हर सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, आपके आंख दो हैं, एक अच्छा देखेगा एक बुरा देखेगा, ठीक है, तो इसी तरह से आप समझिएगा आपको किस पे ज्यादा गौर करना है, इससे मतलब है, अगर आप किसी चीज में अच्छाई निकालना चाहेंगे तो फटाक से उसकी अच्छाई निकलेगा, अगर आप किसी चीज में बुराई निकालना चाहेंगे तो आराम से आपको बुराई देगा, आपकी नजरिया आपके जो है चीजों को तय करता है कि आप क्या देख रहे हैं, है ना, बात क्लियर है। तो इस हिसाब से जब जीएसटी की हानि की बात किया जाए तो जीएसटी की बहुत बड़ी हानि है प्रणालीकृत संरचना। बहुत लोगों से आप सुन रहे होंगे यार जीएसटी व्यापारियों का कमर तोड़ दिया, अभी तो फायदे में हम देख रहे थे व्यापारी तो खुश है, अब यहाँ पे हानि में देखिए क्या है, व्यापारियों का कमर तोड़ दिया हम बोल रहे हैं, तो ये है ऐसा है कि जीएसटी एक प्रणालीकृत संरचना, एक बहुत प्रणाली के हिसाब से चलता है, सिस्टम से चलता है, और सिस्टम जब तक समझ में ना आए तब तक बहुत बेकार है, और एक बार समझ में आ गया तो यार लगेगा कि हाँ जो सिस्टमैटिक नहीं था उसके हिसाब से सिस्टमैटिक चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन सिस्टमैटिक चीजें प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं जब आपको वो समझ में ही नहीं आ रहा कि सिस्टम क्या है, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये एक सिस्टमैटिक संरचना है, प्रणालीकृत संरचना है, जो सबके बस की बात नहीं समझना, सब लोग अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कारोबारियों को दिक्कत होता है, ठीक बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या, मूल्य बढ़ जाना, एक तो मूल्य बढ़ने का कारण जो है जीएसटी की आड़ में लोग बढ़ा दे रहे हैं, भले जीएसटी का पेपर जो है सही से बिल काट नहीं रहे हैं, लेकिन फिर उसके आड़ में मूल्य बढ़ा दे रहे हैं, एक तो वो है। दूसरा ये है कि जीएसटी आने से बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका मूल्य वास्तव में बढ़ गया, देखिए ज्यादातर का मूल्य घट रहा है, जीएसटी में आने से ज्यादातर चीजों का मूल्य घट जाएगा, जैसे अभी आपको एक बात बता दें, पेट्रोल और डीजल अगर जीएसटी के अंदर आ गए तो उसका प्राइस बहुत कम हो जाने वाला है, ठीक है, बड़ा आराम से फिर आप अपनी गाड़ियों को लेकर जितना मन उतना घुमा सकते हैं, है ना बात, उसका दाम कम हो जाने वाला है, लेकिन ज्यादातर के तो दाम कम होते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो पहले सही थे, वो जीएसटी में नहीं थे, सही थे, ठीक है, उन पे टैक्स में छूट वगैरह था, नहीं टैक्स लगता था उतना, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आ गए उसके दाम बढ़ गए, है ना बात, जैसे स्टेशनरी प्रोडक्ट, है कि नहीं, तो इसीलिए क्या है कि जीएसटी आने से बहुत से चीजों का मूल्य बढ़ गया, जिसकी वजह से अंततः नुकसान है ही, हम लोग को हानि हो रहा है, ग्राहकों को हानि हो रहा है, उपभोक्ताओं को हानि हो रहा है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो आज जीएसटी के लिए इतना ही, ये सारी चीजें आपको पता चल गया होगा, हमको लगता है कि A to Z जीएसटी के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गया, अगर क्लियर होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।